Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. Today we are about to discuss something very important to you guys. और सबसे खास बात यह है कि हमारे साथ में है मुदस्सिर, जो कि बैच जो आपका दिसंबर वाला था, जो आपके नोटिफिकेशन आई थी, उस बैच के रहे हैं और इन्होंने हाल में ही डीवी कराया है। उसके बाद में लौटे हैं लखनऊ हमारे इंस्टीट्यूट पे। एंड सेकंड थिंग इज हमारे बहुत क्लोजर हैं, दैट मीन्स बाराबंकी से ही हैं। तो हम लोग आज मिले तो हमने सोचा क्यों ना इस मूवमेंट को थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें। एंड आई एम वेरी एक तरह से आप कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से फील मैं कर रहा हूँ। एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम। ऑल तो थोड़ा सा बिजी ये भी रहे हैं, हम भी बिजी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्यों ना एक सेशन छोटा सा आपके साथ में करा जाए। तो उससे पहले शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन का खुद से ले लें और ये आपको सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है इन 2019 में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से। सो आफ्टर दैट फिर मैंने तैयारी करना शुरू की वेरियस एग्जामिनेशन लाइक गेट और डिफरेंट PSUs के। तो इस फेज़ में लाइक पहले तो इसमें कई फेज़ आए, लाइक स्ट्रगलिंग फेज़। उसके बाद फिर मेरा कट ऑफ निकलना शुरू हो गया। कट ऑफ निकलने के बाद फिर वे इंटरव्यू मेरा नहीं हो पा रहा था, मेरा सिलेक्शन। उसके बाद फिर इंटरव्यू की भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की। फिर मेरा ये जो 2023 का जो रहा है, 2022-23 रहा, ये मेरा बहुत अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए, लाइक कुछ PSUs लाइक मिधानी मिसदात निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और DRDO का इवन मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया है। और बात रही ATC की, तो ATC का मेरा स्टार्टिंग से ही सपना रहा है कि मैं ATC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ, जिसमें कैरियर वेब ने मुझे काफ़ी हेल्प की। इनका जो कोर्स था उसमें काफ़ी मतलब बहुत अच्छे मतलब कंसेप्ट उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। और फॉर शॉर्ट रिवीजन इनके जो मैं अगर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ, तो अगर क्विक रिवीजन के लिए जो इनका ये शॉर्ट नोट्स था वो बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल लगा मुझे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया उसने मुझे। क्योंकि एक टाइम में मैं बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पा रहा था। तो होता क्या है कि आपको अपने टाइम में से कुछ टाइम इसको देना होता है, कुछ टाइम उसको देना होता है। तो ATC को मतलब कम टाइम में सर ने मुझे इतना हेल्प किया है, मतलब उनके नोट्स ने इतना हेल्प किया कि कम टाइम में मैंने ज़्यादा अचीव किया है। तो मतलब तो इसका क्रेडिट मैं डेफिनेटली मैं सर को देना चाहूँगा। सो ठीक है। तो अभी मैं कल डीवी करा के आया हूँ। तो बेसिकली उससे पहले मैं आपको ATC के बारे में बता देता हूँ कि ये जॉब मुझे अच्छी क्यों लगती है। लाइक सबसे पहला तो जो मोस्ट चार्मिंग थिंग है कि गवर्नमेंट जॉब है। सबको चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और उसका जो पर्क्स एंड अलाउंस है। उसके बाद बात की जाए, ये ATC की जो जॉब है, इसमें आपको ये पैसा तो मिलेगा, साथ में सुकून मिलेगी। ऑल्दो इट्स अ वेरी क्रिटिकल जॉब। आप इतना मेहनत करके आते हैं ना इस पोजीशन पे, तो आप ये कर सकते हैं। मतलब डेफिनेटली अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि भी मैं भी अपने आप को एवरेज ही मानता हूँ। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स आई मस्ट थैंक तो कैरियर वेब। सो वेरी वेलकम फॉर दैट, और थैंक्स गोज टू द कैंडिडेट्स। एज यू ऑल नो कि आप मेहनत सारा कुछ जो रिजल्ट आना है वो आता है कैंडिडेट से ही है। फिलहाल मैं क्रेडिट लेके यहाँ फ्री का जा रहा हूँ, ठीक है। एवरीबडी नोज दैट आई थिंक ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है उनके साथ में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या इस बार बीटेक एलिजिबल रहेगा नहीं एलिजिबल, जो कि एक अफवाह चल रही है। ऑल्दो मैं क्लियर कर दूं, सारे बीटेक वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। सेकेंड थिंग, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और आपके जो बेसिक डाउट रहते हैं वो सब हम लोग अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल उन्होंने डीवी दिया है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करूंगा, डीवी का प्रोसीजर क्या रहा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने थे, कहाँ कहाँ पे कितनी दिक्कत हुई, वॉइस टेस्ट में क्या था, ये सारा प्रोसीजर आपको क्लियर हो जाए। और थोड़ा बहुत अगर आप चाहेंगे तो टेस्टेशन फॉर्म के बारे में भी हल्का फुल्का जहाँ आपकी डाउट है वो हम क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, सो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने डीवी अटेंड करी। सर बेसिकली डीवी में डीवी तीन राउंड, अगर मैं अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँ, तो बेसिकली डीवी 3 पार्ट में था सर। लाइक सबसे पहले क्या है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, लाइक 10th और 12th की मार्कशीट, और अब बाकी आपने जो ग्रेजुएशन किया उसकी मार्कशीट, और कब ये उसके बाद फिर जो फाइनल मार्कशीट है वो भी देखेंगे। उसके बाद ये एक आपका वो क्या बोलते हैं ID देखेंगे, चाहे आप आधार कार्ड दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं। तो इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, तो इसके बाद वो आपको भेज देते हैं वॉइस टेस्ट के लिए। वॉइस टेस्ट में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका यूरिन सैंपल ले जाता है, कुछ उनकी जो मेडिकल साइको एक्टिव टेस्ट के लिए वो यूरिन टेस्ट सैंपल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूरिन सैंपल देने के बाद आपको वॉइस टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। वॉइस टेस्ट सर लोगों ने बना रखा है हवा टाइप का, कि मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से इससे थोड़ा भी बोल पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली, तो आप चल जाएगा वहाँ पे। क्योंकि बेसिकली वो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बेसिकली वो इंट्रो लेते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे थे। उसके बाद फिर आपको एक पैसेज देंगे पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ना होता है, ठीक है ना। और मोस्ट फनी पार्ट उसका वॉइस टेस्ट का ये है कि आपको बोलेंगे कि आप एक लंबी सांस लिए, ब्रीथ लिए, उसके बाद आपको आ करना। ये बहुत ज़्यादा फनी था मेरे लिए। इवन पहले ट्रायल में मुझे हंसी आ गई थी, उसका दूसरे ट्रायल में मैंने काफ़ी अच्छा किया इसमें। तो
इट इज़ ऑल वेरी इजी आई थिंक सर। अच्छा, कुछ छोटे छोटे डाउट्स और भी हैं जो मोस्टली सबके पास में है कि क्या सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेके आनी होती है? यस सर, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी होती अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रिजर्वेशन कोटा से हैं, अगर मान लीजिए जैसे ओबीसी है या किसमें, उसमें क्या होगा, सेंट्रल इश्यूड डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या स्टेट वाला चल जाता है? सर। उस इसमें दो चीज़ें हैं कि लाइक कुछ लोग को डाउट रहता है तो वो सेंट्रल ये स्टेट का बनवा के लेके जाते हैं। अगर आप उनके जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अगर बनवा के नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पे आपसे एफिडेविट मतलब भरवा ले एफिडेविट की आप मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में आप उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप नहीं लेते तो टेंशन की बात नहीं है, बस लेकिन ये कोशिश करना आपको कि वो ये जल्दी जल्दी आप उसको बनवा के जाएँ सेफ हैंड के लिए। बाकी अगर इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको 7 DV के 7-10 दिन में अगर आपका बन के आ जा रहा है तब भी वो अलाउ कर देते हैं मतलब। अच्छा, सेकंड थिंग ये भी है कि जैसे कुछ बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं आमतौर पर प्राइवेट फॉर्म में, और उनका मान लीजिए पीएफ अकाउंट वगैरह बना हुआ है, तो उनके पास में एक परमानेंट नंबर भी होगा, आइडेंटिटी नंबर होगा, और वो टेंशन में इस बार में है कि जैसे प्रोबेशन पीरियड में मान लीजिए उनके पास में अभी तक रिलीविंग लेटर नहीं मिल पाता, प्रोविजन में तो बिल्कुल नहीं मिल पाता, ना ही एक्सपीरियंस लेटर मिल पाता है। तो ऐसे केसेस में जैसे कुछ कैंडिडेट्स तो दिखे ही होंगे, कोई अपने हिसाब से एक सुझाव दें, क्योंकि आप भी रहे हैं कई डिपार्टमेंट में काम करें। सर इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा सर, प्राइवेट के लिए उतना खास इशू नहीं होता है अनटिल अनलेस आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो एनओसी इज मस्ट। और लेकिन इसमें भी ये है कि एक ट्विस्ट है कि अगर आप उस समय एनओसी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो आपको एक टाइम देते हैं, 1 हफ्ते का टाइम, उससे आप लिखवा लेंगे आपसे कि आप 1 हफ्ते में आप एनओसी उनको दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो उतना टेंशन की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपका एनओसी मस्ट है। और प्राइवेट जॉब में ज़्यादा Private इश्यूज नहीं रहते हैं। तो ये तो सारी हो गई डीवी की बात। अगली बात ये आती है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी इंस्टीट्यूट का या किसी चीज़ का भी या किसी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा रोल आपके लाइफ में कहाँ रहता है, वो होता है मोरल सपोर्ट का। हमको पता है कि क्या पढ़ना है, हर बच्चे को पता है कि 10+2 लेवल का आना है, कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम एनसीईआरटी लेवल का आएगा। तो कहाँ ऐसा होता है जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और खास तौर पे मोरल सपोर्ट की। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका मोरल सपोर्ट कहाँ रहा, मतलब घर में, फैमिली में कौन कौन लोग आपको सपोर्ट किए, और क्या अभी बाद में क्या रहा, उसका सर रिजल्ट क्या रहा? डेफिनेटली सर कि ये मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका पहला या दूसरा अटेम्प्ट में निकल ही जाए, क्योंकि जॉब्स नंबर ऑफ़ जॉब्स लिमिटेड है मार्केट में और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार में सक्सेस हो जाएं। तो अगर फेल होते हैं तो फैमिली ही आपकी सबसे पहले साथ में आती है, उसके बाद फ्रेंड, और डेफिनेटली सर कोचिंग वाले, क्योंकि उनको पता है सर कि जो उन्होंने पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है वो अच्छा है। इस बार इस अटेम्प्ट में नहीं हो तो आपका डेफिनेटली अगले अटेम्प्ट में होना ही होना है। लाइक अगर मैं इससे पिछले वाले अटेम्प्ट की बात करूं, उस वाले अटेम्प्ट में भी मेरे 90 मार्क्स आए थे और इस वाले अटेम्प्ट में भी मेरे 90 मार्क्स आए हैं। एंड अच्छी बात ये हुई कि मेरा टफ शिफ्ट है तो मेरे नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़े हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार में ही आपको हो जाए। तो डेफिनेटली कोचिंग वाले और फैमिली और दोस्त ये सब इस मौके पर मतलब उनका साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई मस्ट थैंक टू ईच एंड एवरीवन। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इस बार भी जितने भी कैंडिडेट हमारे पास में हैं उसमें हम अगर कुछ को छोड़ दें तो 4-6% को, तो सबके मार्क्स तो अच्छे हैं। यानी अगर आप मान लीजिए क्वालिफाई नहीं भी हुए हैं जिन लोगों में, उनमें भी सबके मार्क्स तो 80+ ही हैं मोस्टली। तो इसमें कोई हताश या परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाला वैकेंसी आपका बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि जून एंड या जुलाई में, या वैसे मोस्ट प्रॉब्ली अगर बहुत ज़्यादा लेट होता तो अगस्त तक, मान के चलिए कि जुलाई एंड या अगस्त तक तो आना ही आना है। तो ऐसे केस में क्या है कि आप चाहें तो थोड़ा सा भी हल्का सा अगर स्टडी अपने तरीके से करते रहें। अगर आप अकेले सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हमको सपोर्ट की ज़रूरत है या कहीं भी है, तो वी आर ऑलवेज स्टडिंग विथ यू, स्टैंडिंग विथ यू। तो आप हमको डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी सपोर्ट नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ऑल्दो अगर मैं नहीं उठा पाऊंगा तो कोई ना कोई ज़रूर आंसर करेगा और मैं बाद में आपको कॉल बैक कर लूँगा। मोस्टली मैं कर ही देता हूँ, मोस्टली क्या सबका मैं करता हूँ। तो आप थोड़ा सा चाहें इस तरीके से तो एक शुरुआत कर लें, 2 से 3 घंटे का अगर डेली कर लेंगे तो मुझे लगता है जब नोटिफिकेशन आएगा आप तैयार रहेंगे। अदरवाइज में वही वाली दिक्कत होगी जो हर बार होती है हम लोग के साथ में। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि टेक्निकल कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी इनफ रहेगा या एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसे समझें, ये सारी चीज़ें आप बताएं कि आपका क्या अनुभव रहा। सर लाइक अगर मेरे हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो एनसीईआरटी कुछ लोग की सबका आईक्यू अलग अलग लेवल का होता है सर। कुछ लोग होते हैं कि एनसीईआरटी खुद से पढ़ के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ लोग को होता है कि उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, ठीक है, जो कि कैरियर वे प्रोवाइड करा रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अपने बारे में जानो, आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। वो आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छी लाइन में हैं। आप बस आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते रहना है और बाकी जो जो शॉर्ट नोट्स वगैरह है उसको देखते रहना है। अगर लेकिन आप उस नहीं सिचुएशन में, तो आपको एक ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वही जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो आपको उस लायक बना देगा जो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हो सकता है किसी को शायद कुछ भी ना पढ़ना पड़े, 10 दिन की स्टडी करके ही निकल जाए। जैसे हमारे साथ के कुछ बैचमेट रहे हैं, उसमें तो कुछ ऐसे रहे कुछ और एग्जाम कर रहे हैं। इवन तो हम लोग जब लाइव थे उस दिन, तो उस दिन भी कुछ बच्चे हमारे पास कॉल किए और लाइव क्लास में बता रहे हैं सर हमने बस 10 दिन पढ़ा है, वो भी सेकेंडरी पर्पज से पढ़ा और निकल गया। रीजन ये रहा कि उन्होंने पढ़ा तो कभी तो पढ़ा रहा होगा, राइट, तैयार रहा होगा। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ बाइंग एनी कोर्स और ऑल दैट थिंग। आप ऐसे नॉर्मल तरीके से भी आप पढ़ करके, या थोड़ा बहुत अगर आपको सपोर्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह कर लें, प्रैक्टिस कर लें, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपको वीक लग रहा है कोई चीज़, तो दूसरों के बहकावे में ना आए। टॉपर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़े होते हैं, वो अलग बात है कि आपको नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। आज नहीं तो कल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक टाइम पे तो आपको मेहनत करनी है। तो बिना ज़्यादा प्रेशर लिए बहुत आराम से अगर धीरे धीरे करके आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आई थिंक कि बढ़िया हो जाएगा। चाहे सेल्फ स्टडी से करें, चाहे सपोर्ट ले करें, पर ज़रूर शुरू कर दें। इन द एंड यही चीज़ है। नेक्स्ट थिंग है कि सबसे ज़्यादा सोशल डिस्ट्रैक्शन आजकल सबसे ज़्यादा है। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही फ़ोन करते हैं कि सर यूट्यूब खोलता हूँ आपकी क्लास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या क्या चलता रह जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? लाइक सर, अगर यूट्यूब की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर मैं एग्जाम्पल लेके तौर बता दूँ, जैसे मैकेनिक्स है, वो सोचते हैं कि मैं मैकेनिक्स यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ। ये बहुत बड़ा मतलब गलत तरीका है ये। आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और वही से कंसेप्ट क्लियरफाई करिए। उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जितने आपसे हो सकें, क्योंकि क्वेश्चन ही उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ही आने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ पे, उतना आप कंफर्टेबल फील करेंगे फाइनल एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से मतलब आपको एक पर्टिकुलर यूट्यूब से स्टिक रहना होगा और लगातार उससे बने रहना होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप पहले से वर्किंग फील्ड में रहे हैं, अलग अलग जॉब में रहे हैं, जो कि आपने शेयर भी नहीं किया अभी। इन्होंने लगभग 3 से 4 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लास्ट ईयर से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कई सारे एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ऐसा है कि वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ में कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो क्लासेस कर रहे हैं या फिर वर्किंग फील्ड से हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कैसे मैनेज किया था टाइम वगैरह, ये सारी चीज़ें? लाइक सर, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले इंसान को अपने बारे में पता। जैसे मान लो मैं कैंडिडेट हूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस एग्जाम की क्या नीड है बेसिक, सबसे पहले मुझे ये जानना होगा। उसके बाद दूसरा मेरा स्टेप ये होगा कि मेरी पोजीशन क्या है अभी इसमें, कि जो वहाँ पे सिलेबस दे रखा है, उन सिलेबस में मैं कौन कौन सी चीज़ों में कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उसको मैं कम टाइम दूंगा, और जहाँ पे मेरी कंफर्टनेस कम है उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसमें मैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है लाइक करियर वेव, और या अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो खुद से मतलब कर ले। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी। उसके बाद आपको जो टाइम मिल पा रहा है, जरूरी नहीं कि आपको 8 घंटे ही पढ़ने हैं। आप अगर 4 घंटे 3-4 घंटे रेगुलर निकाल रहे हैं, लेकिन डेली पढ़ना है आपको। ये डेली जो डेली वर्ड में कह रहा हूँ, डेली अगर आप 3-4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल देगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लगातार कोशिश करते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे बड़ा पार्ट या आधा पार्ट एटलीस्ट तो है ही है नॉन टेक। और इस बार हमको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो फ्लॉप हुए उनमें ये रहा कि उनका नॉन टेक ज़्यादा कमज़ोर रहा है, टाइम टेकिंग तो था ही। तो नॉन टेक पार्ट के लिए क्या करें? जैसे टेक्निकल पार्ट तो वाकई चैलेंजिंग हो तो पढ़ ही रहा है हर कोई, नॉन टेक पार्ट के लिए क्या, कैसे उसको कंट्रोल किया सर, जाए? अगर मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊं, जो क्योंकि मैं बहुत टाइम से नॉन टेक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं नॉन अगर जो इसमें 2 चीज़ बताना चाहूँगा। अगर जो पहले से तैयारी फेज़ में है, उनको चाहिए कि वो डेली 15-20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और 15-20 क्वेश्चन रीजनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन आप आसान वाले, आप 15-20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ उस चीज़ को अगर आप अच्छा कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फाइनली आप अच्छा स्कोर करेंगे। और बाकी ये दूसरे पार्ट की बात आई कि जो लोग अभी उनको रीजनिंग भी नहीं आती है, एप्टीट्यूड भी नहीं आते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट। उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको आपको आते होंगे पहले से ही, उसमें आपको डेफिनेटली कम टाइम लगाना है। और जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उसमें थोड़ा फोकस करिए, आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। वो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन से ही वो आपका होगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आ जाएगा। एक चीज़ छोटी सी आपने शेयर करनी है कि आपका कौन सा शिफ्ट रहा है, कैटेगरी कौन सी रही है, लगभग कितना मार्क्स रहा है और कितने मार्क्स तक लगभग कैंडिडेट सेफ महसूस करता है। हमें लगता है कि देखो शुरुआत के 4-5 दिन तक मैं जहाँ तक ट्रैक कर पा रहा था कि 2-4-5 ऐसे करके कैंडिडेट्स रहे हैं। शुरुआत में तो 5 से 6 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं, और आज कल आप वाले में बता रहे थे कि 2 ही ऐसे मिले कि जो एब्सेंट रहे। और अबाउट हर दिन कोई ना कोई एब्सेंट है। अगर मान ली 2-2 का एवरेज आप लेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा ना। और हम देख रहे हैं कि 1.3 का ही टाइम्स मतलब कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा अंतर आएगा आपका, 0.2 और 3 मार्क्स का अंतर आएगा फाइनलिस्ट में आने के लिए। तो उसके लिए तो एकदम सेफ रहें। फिलहाल आप अपना बताएं कि मतलब कैटेगरी वाइज में क्या मार्क्स रहा और कितना कौन सेफ रहा है? लाइक सर, जो मेरी शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। मेरे रॉ मार्क्स 90 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मेरे 94.559 हो गए थे सर। और अगर बात करूँ मैं पर्टिकुलर सेक्शन की, तो रीजनिंग में मेरे 15 में 15 मार्क्स आए थे।
और ये जीके पार्ट में 5 मार्क्स थे मेरे। जीके वाला तो मेरा बहुत गंदा था, ठीक है, बस वही 1-2 क्वेश्चन था, बाकी रफली आइडिया करके मैंने लगाया था। और एप्टीट्यूड पार्ट सिर्फ उसमें 5 मार्क्स आए थे, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, लोग टाइम मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं। सिर्फ इसमें 5 नंबर ही आ पाए थे मेरे। और बाकी अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 25 मार्क्स थे और फिजिक्स में मेरे 22 मार्क्स थे। सो दीज आर द थिंग्स आई हैव डन। ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड जो मैं मुझे पूछना था। इसके अलावा जो कुछ भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और हमें लगता है मुदस्सिर जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड आखिरी में अपनी तरफ से अगर आप कुछ बताना चाहें या कुछ एक छोटा सा मैसेज देना चाहें, दैट वुड बी ग्रेट। सर लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप जितनी बार आप फेल होंगे, आपको उतनी बार ही खड़े होकर दोबारा से तैयारी करनी है। आपको दूसरे को नहीं सुनना है कि कोई कह रहा है कि यार आप लगातार फेल होते जा रहे हो, क्यों मतलब अब बंद नहीं कर देते तैयारी। दूसरों को सुनना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने पर भरोसा रखना है, लगातार मेहनत करती रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा आपसे एक नहीं 5-5 एग्जाम निकलेंगे, वो भी साथ में। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं भी निकाला हूँ, क्योंकि मैं भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप लोग तो कर ही सकते हैं। So this is my last message to everyone. So I wish you all the very best. सो दैट वाज ऑल फॉर द सेशन, एंड मुझे लगता है कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। बस इतना ध्यान रखें कि असफलता की एक सीमा होती है। मेरी एक लाइन है फेवरेट वाली, और दूसरी लाइन होती है प्रतिष्ठा में प्राण न गंवाएं। जहां आपको लगे कि हेल्प चाहिए वहां आप हेल्प मांगने से हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप दूसरों को भी आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। सो ये ध्यान रखें कि जब एग्जाम निकलना शुरू होगा ना, तो सारे निकलना शुरू होते हैं, और एक टाइम ऐसा भी रहता है कि जिस समय कोई नहीं निकल रहा होता है, परेशान रहते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एटलीस्ट हमें ज़रूर कॉल करें, या फिर अपने जो भी आपको मोरल सपोर्ट दे सकता हो, फैमिली मेंबर या जिससे भी आप क्लोज हैं, फ्रेंड सर्कल में किसी से ज़रूर बात करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा होप रखें। और मुझे लगता है कि अगर आप अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो एग्जाम तो है ही है, प्लस इसके पैरेलल में कई सारे एग्जाम्स और आए हैं सामने, आपने देखा भी होगा, जैसे बाग का है, झारखंड पीएससी में साइंटिफिक असिस्टेंट का है, इसरो में आने वाला है ना। कई सारे एग्जाम्स मैंने खुद शेयर किए हैं आप लोग के साथ में, तो उन सबको एक बार चेकआउट करें। उनको भी आप चाहें तो भर सकते हैं, सेम लेवल का है, सेम ग्रुप है, तो हमें लगता है कि आपके लिए बेटर रहेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू द बेस्ट। बाय बाय।